नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। साथियों, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा का यह पहला मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको करीब 1250 शब्द 105 शब्द प्रति मिनट की गति से दिए जाएंगे। आपको उक्त डिक्टेशन की कंप्यूटर से टाइप करके या कंप्यूटर ना होने की स्थिति में हैंड राइटिंग लिखकर भी आप हमें 12 PM तक अपनी कंप्यूटर से टाइप की हुई कॉपी को PDF फाइल बनाकर भेज दें एवं हमारे द्वारा उक्त डिक्टेशन की PDF फाइल आपको सुबह 11:30 बजे तक भेज दी जाएगी, जिससे आप डिक्टेशन का मिलान करके और मेरे द्वारा जो प्रपत्र आपको भेजा गया है उसको कॉलम अनुसार भरकर भेजना है, जिससे मुझे पता लगे कि आपकी कितनी गलतियां हैं और मैं भी आपकी PDF फाइल से उसका मिलान कर सकूं। आपसे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप राजस्थान हाईकोर्ट टेस्ट सीरीज की तरह ही पूरी ईमानदारी एवं अनुशासन से उक्त टेस्ट सीरीज को सफल बनाएंगे तथा यह टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार को आपको भेजी जाएगी। समय वही सुबह 9 AM रहेगा। डिक्टेशन 105 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी? स्टार्ट। राजभाषा का अर्थ होता है राज्य के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा विराम किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य में सुचारू कामकाज के लिए राजभाषा का निर्धारण किया जाता है विराम। भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित जितने विस्तृत उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं उतने शायद बहुत कम संविधानों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश देशों में संपूर्ण जनता के लिए या एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों के लिए भाषा एक ही होती है विराम। उसी भाषा का प्रयोग वे अपनी सभी कार्रवाइयों में करते हैं, इसलिए संवैधानिक विधि में राजभाषा का उल्लेख उन देशों के लिए आवश्यक नहीं होता विराम। परंतु जिस देश में 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वहाँ इन भाषाओं के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उठने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए ही संविधान में विशेष उपबंधों का निर्माण आवश्यक हो गया है विराम। इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान में एक संपूर्ण अध्याय में ही राजभाषा को वर्णित किया गया है विराम पैरा। संविधान निर्माण के समय जब संविधान सभा में राजभाषा के विषय पर विचार विमर्श हुआ तब सदन भाषा विषयक भावनाओं से उद्वेलित हो गया विराम। इस विषय पर बहुत लंबा वाद विवाद हुआ विराम। लंबे वाद विवाद के बाद संविधान सभा को एक समन्वित सूत्र मिला और संविधान निर्माताओं ने इसी सूत्र के आधार पर राजभाषा से संबद्ध उपबंधों का निर्माण किया विराम पैरा। संविधान निर्माताओं द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि हिंदी संघ की भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा विराम। संविधान निर्माताओं द्वारा गणतंत्रता की घोषणा के बाद के आरंभिक 15 वर्षों में कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था की गई थी, किंतु बाद में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि बढ़ा दी गई और उसका प्रयोग वर्तमान समय तक हो रहा है विराम। 1963 ईस्वी में
पारित राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सभी सरकारी कार्यों एवं संसद की कार्रवाइयों के लिए जारी रहेगा विराम। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था दी गई कि जिस राज्य द्वारा हिंदी भाषा को सरकारी कार्यों के लिए नहीं अपनाया गया है उस राज्य का आपसी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाएगा विराम। इन राज्यों को संघ से या उस राज्य से जिसने कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए हिंदी भाषा को अपनाया है हिंदी में आपसी पत्र व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं है विराम। इन सबके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष कार्यों यथा प्रस्ताव, सामान्य आदेश, अधिसूचना, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट एवं समझौते इत्यादि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा। भारत के न्यायालयों में भाषाओं के उपयोग के संबंध में यह व्यवस्था दी गई थी कि आरंभिक 15 वर्षों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और साथ ही अनुच्छेद 384 में यह उपबंध कर दिया गया कि यदि संसद सर्वसम्मति से यह निर्णय कर ले कि आगे भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे तो उसका उपयोग आगे भी किया जाता रहेगा और उसी व्यवस्था के अंतर्गत अभी भी न्यायालयों में अधिकांशतः अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है विराम पैरा। भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए संविधान में कुछ विशेष उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं विराम। संविधान के अनुच्छेद 350 में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को संघ अथवा राज्य के किसी अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ में अथवा राज्य में प्रयुक्त की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन पत्र देने का अधिकार है विराम। वैसे संविधान में हिंदी भाषा के प्रयोग पर कुछ विशेष बल दिया गया है अर्थात हिंदी भाषा के विकास और अभिवृद्धि के लिए भी निर्देश दिया गया है ताकि यह भाषा भारत की समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके विराम। परंतु इस भाषा की अभिवृद्धि के लिए सर्वप्रथम संस्कृत भाषा तत्पश्चात अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों का ग्राह्य बनाना होगा विराम। संविधान के अनुच्छेद 347 में भी भाषा संबंधी एक उपबंध वर्णित है विराम। इसके अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग यह मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संबद्ध राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य को यह निर्देश देगा कि उस भाषा को संबंधित राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में शासकीय मान्यता प्रदान करे विराम पैरा। यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का दुर्भाग्य ही है कि देश में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी को अभी भी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है विराम। स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद कोई भी राष्ट्र अपने विकास के लिए सर्वप्रथम अपने देश की राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा के रूप में स्थापित करता है विराम, किंतु अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती पूर्ण कर लेने के बाद भी भारत ने ऐसा नहीं किया विराम। यहाँ के राजनेता व विधि विशेषज्ञ अंग्रेजियत के रंग में डूबे हुए हैं और उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं भाषाओं के आधार पर को आधार बनाकर अंग्रेजी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्थापित रखने की कोशिश की विराम पैरा।
दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तथा पश्चिम बंगाल द्वारा हमेशा से हिंदी का विरोध किया जाता रहा है और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी को अभी तक प्रमुख राजभाषा के रूप में बनाए रखा गया है। विराम। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि भारत में हिंदी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 43% है, जबकि अंग्रेजी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 3% है। विराम। हिंदी का विरोध करने वाले प्रमुख राज्यों की भाषाओं तमिल और बांग्ला की भी कुल प्रतिशतता 14.7 है। 7.4% बांग्ला और 7% तमिल। विराम। फिर जब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी को स्थान दे दिया गया है, तब इनमें से जिस भाषा का सर्वाधिक लोग उपयोग करते हैं उसे ही तो राजभाषा बनाई जानी चाहिए। विराम। किंतु हमारे देश में राजभाषा के रूप में प्रमुखता वरीयता प्रदान की गई है विदेशी भाषा को, और वह भी उनकी राजभाषा को जिन्होंने हमें लगभग 200 वर्षों तक शोषणपूर्ण नीतियों से शासित किया। विराम। अंग्रेजों ने तो अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में इसलिए स्थापित किया था ताकि भारत की अशिक्षित जनसंख्या उनकी दोषपूर्ण नीतियों को समझ न सके और शासन के सर्वोच्च पदों पर अंग्रेजों को ही स्थापित किया जा सके। विराम। पैरा। संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था दी थी कि संविधान लागू होने के बाद के 15 वर्षों में भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अंग्रेजी को राजभाषा से हटाया जा सकेगा और उसकी जगह हिंदी को स्थापित किया जा सकेगा। विराम। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका और आज संविधान लागू हो जाने के 60 वर्ष बाद भी भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकी है कि हिंदी देश की प्रमुख राजभाषा बने। विराम। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब प्रकट होता है जब यह ज्ञात होता है कि भारत के मूल संविधान का हिंदी अनुवाद भी 90 के दशक के उत्तरार्ध में प्रकाशित हुआ। विराम। यदि हम यह कहें कि भारत के कुछ लोग अंग्रेजी व्यवस्था के अनुदित रूप हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रमुख कार्य मूल रूप से अंग्रेजी में ही होता है और बाद में उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। विराम। यह तो सर्वविदित ही है कि मूल संविधान का हिंदी रूप न होने के कारण संविधान की सदा से गलत व्याख्या प्रस्तुत की जाती रही है। विराम। फिर किसी भी मूल भाषा में वर्णित भावनाओं को अनुदित भाषा में मूल रूप में प्रस्तुत करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। विराम। पैरा। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग 12वीं सदी से मिलने लगता है। विराम। राजपूतों, तुर्कों, मुगलों, आंशिक मराठों आदि ने मध्यकाल में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया है। विराम। जब अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ तब प्रथमतः तो उन्हें गहरा विचार विमर्श करना पड़ा कि हिंदी का प्रयोग किया जाए अथवा नहीं, और अंततः 19वीं सदी के पूर्वार्ध से उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू कर दिया। विराम। 19वीं सदी में राजभाषा के रूप में हिंदी से अंग्रेजी तथा
अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की व्यवस्था की गई थी विराम। उस समय अनुवाद को तर्जुमा की संज्ञा दी जाती थी विराम। स्वतंत्रता संग्राम में नेताओं द्वारा जनसाधारण को जागरूक बनाने के लिए हिंदी भाषा का ही उपयोग किया गया था विराम। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनेताओं द्वारा उसकी अनदेखी ही की गई विराम। पैरा राजभाषा के रूप में हिंदी की समृद्ध परंपरा को देखते हुए उसे प्रमुख राजभाषा के रूप में मान्यता मिलनी ही चाहिए। साथ ही अंग्रेजी को भी सहायक राजभाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए विराम। साथियों, डिक्टेशन अगर अच्छी लगी हो और टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।